आप सभी को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। हालांकि 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, 2020 में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां हुई, लेकिन भर्ती के विज्ञापन के बाद से ही लगातार यह भर्ती विवादों में रही है। अब जब 2026 से 6 साल से शिक्षक कार्य कर रहे हैं, तब भी उनके सामने कुछ समस्याएं हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करना है। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया है, अब उसको देखकर भी शिक्षकों के मन में तमाम प्रश्न उठ रहे हैं। आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने पहले जो आदेश दिया, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला और यह डायरेक्शन दिया गया कि आप फिर से नई लिस्ट बनाइए। इस संबंध में सरकार ने एक नई लिस्ट बनाई। इस नई लिस्ट को देखने के बाद क्या समस्याएं हैं, या आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हम पहले सरकार के द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बीएड शिक्षक ये सोच रहे थे कि शायद उन्हें नियुक्ति मिलेगी, उनके लिए बहुत बड़ा झटका एक प्रकार से देखा जाए तो जो एफिडेविट फाइल किया गया है उसमें समझ में आ रहा है। यह बात स्पष्ट रहे कि अभी इसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा, यह कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है। इसलिए आप अगर आपको मानसिक तनाव समस्याएं हो रही हैं तो आप थोड़ा धैर्य रखें। ये एक एफिडेविट ऐसा है जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिस पर पक्ष विपक्ष कोर्ट सभी अपने विचारों को रखेंगे और उसके बाद जो अंतिम होगा वो हम आगे देखेंगे, वक्त के साथ चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन सरकार ने जो एफिडेविट लगाया उसको एक बार देखेगा, पूरा हम समझा दे रहे हैं आपको। 69,000 का मामला जो SLP 21/273 रवि कुमार सक्सेना वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी था, इसमें ये प्राइमरी टीचर से संबंधित है और इसी के बिहाफ पर 19 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ये एफिडेविट दाखिल किया गया है। ठीक है, जिसमें सरकार को फिर से लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया था आगे। ठीक है, इसमें 21 जुलाई 2026 को सुनवाई प्रस्तावित थी माननीय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसको समझते हुए चलिए थोड़ा सा, अब जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना था उससे पहले सरकार ने अपना पक्ष रखा है। ठीक है, कोर्ट में अब क्या चीजें हैं, पृष्ठभूमि थोड़ा देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के निर्णय, इसमें महेंद्र पाल एंड अदर्स के अनुसार मेरिट सूची फिर से बनाई जाए। ठीक है, रिवाइज करने का आदेश दिया था। आप सभी जानते हैं, इस पर उन्होंने बहुत चर्चाएं की हैं। राज्य सरकार ने सहमति दी कि हम नई मेरिट सूची बनाएंगे और जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति देंगे। ये सरकार ने कहा था पिछली सुनवाई में, आप जानते ही हैं। इसकी शर्त यह है कि हमारे पास रिक्त पद हों, न्यूनतम योग्यता उनकी पूर्ण होनी चाहिए और यह आदेश भविष्य में मिसाल न माना जाए कि आगे कोई फिर ये न कहे कि हाँ इसी आधार पर हमें नियुक्तियां दी जाए। यह सरकार का अपना पक्ष था। ठीक है, अभी कोर्ट क्या कहेगी, मैंने कहा ना कि पक्ष विपक्ष सब अपना अपना ओपिनियन देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप पहले 6 सप्ताह ले लीजिए और उसके बाद आप जो है अपना जो भी आप कह रहे हैं उसको लेकर आइए। सरकार को समय मिला। इसके बाद सरकार ने नई मेरिट सूची बनाई इस दौरान, और राज्य सरकार ने फिर से एक मेरिट सूची 69,000 अभ्यर्थियों को चयनित किया। इसमें अनारक्षित में 34,589 अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग में 18,598, यानी इसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, ध्यान दीजिए क्योंकि ये अनारक्षित है। अनुसूचित में 14,459 और अनुसूचित जनजाति में 1,354, कुल मिलाकर 69,000 अभ्यर्थियों को सरकार ने चयनित कर दिया अपने एफिडेविट में। इसके लिए इन्होंने अनारक्षित का कट ऑफ सेट किया 69.46। ठीक है, ओबीसी का चयन किया 65.92, एससी का 60.14 और एसटी का 56.08। यानी इन्होंने कहा ये अंतिम गुणांक है। 69.46 तक अनरिजर्व में जो भी अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल सेफ है, और ओबीसी में 65.92। ये सरकार की अपनी एक प्रकार से जो फाइंड आउट सरकार ने किया, जो चीजें निष्कर्ष निकाला वो उन्होंने बताया। इसमें जब वो इन्होंने कट ऑफ सेट किया 69,000 का, तो नई मेरिट सूची में कुल मिलाकर 8,270 अतिरिक्त अभ्यर्थी आ रहे हैं, जो इन एग्जाम 1 में इन्होंने पूरी लिस्ट भी दी है। ठीक है, तो वर्तमान में 69,000 अभ्यर्थियों की तुलना में जो 8,270 नए अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं, ध्यान दे रहे हैं ना। ठीक, तो जो 69,000 अभ्यर्थी कार्य थे उसके अलावा 8,270 नए अभ्यर्थी मेरिट सूची में शामिल हुए, जो अभी नियुक्त नहीं। इनकी नियुक्ति आगे दी जाएगी। अभी इन्होंने पहले 66 या 68 के आसपास लिस्ट जारी की थी, अभी ये इस प्रकार से कहा जा रहा है।
ठीक, ये पूरी सूची 10 से 389 तक की गई है। इसमें 3324 अभ्यर्थी ओबीसी के हैं, जिसमें 2117 के पास बीएड है और 1207 के पास बीटीसी डीएलएड है। 1-2 का अंतर हो सकता है जोड़ने घटाने में। ठीक, 4946 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले से मेरिट सूची में थे लेकिन ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो अब नई सूची में वे शामिल हैं, ये नए अभ्यर्थी। वर्गवार देखा जाए तो सामान्य में 1144, ओबीसी में 2524, एससी में 1244, एसटी में 34। तो ये अभ्यर्थी यहां पर हो गए। इन 4946 में 2649 के पास बीएड है और 2297 के पास डीएलएड है या बीटीसी। ये जो ये वाली लिस्ट है 4946 अभ्यर्थियों की। ठीक, ये यहाँ पर आपने पूरा इनका डाटा है कि हाँ कितने कितने बच्चे हैं। अब एक अंक का जो विवाद था उस पर भी सरकार ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा था अगस्त 2021 को कि प्रश्न संख्या 60 के लिए एक अतिरिक्त अंक दे दिया जाए, केवल याचिकाकर्ता को, पिटिशनर रिलीफ केवल दिया गया था। ठीक है, केवल याचिकाकर्ता को। इस निर्णय के विरुद्ध एसएलपी बाद में हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 2249 अभ्यर्थियों को एक अंक एक्स्ट्रा दिया। इसमें से 1240 अभ्यर्थी कट ऑफ को पार कर ले जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या भी यहाँ पर दी गई है, पृष्ठ संख्या 414-415। तो 1240 ये भी पार कर गए। इन 1240 में सामान्य 260 हैं, ओबीसी 604 हैं, एससी 364 है, एसटी 12 है। तो ये इतने अभ्यर्थी हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता में 228 के पास बीएड है और 1012 के पास बीटीसी या डीएलएड है, यानी ये अभ्यर्थी यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीएड की मेरिट थोड़ी सी कम रहती है, बीटीसी की ज़्यादा रहती है, 80-90 तक रहती है। तो जैसे ही बीटीसी का एक नंबर पाया वो अपने मेरिट के आधार पर तुरंत चयनित हो गया, इसलिए यहाँ पर बीएड थोड़ा पीछे रह गया है और 1012 बीटीसी डीएलएड वाले यहाँ पर हो गए। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो यहाँ पर हमने बात की है, बीएड की वैधता पर प्रश्न खड़ा हो गया है। अब आप देखें इसको तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के एक फैसले में कहा कि बीएड प्राथमिक के योग्य नहीं है और उसी आदेश के आधार पर सरकार ने ये कह दिया ताकि इन्हें बीएड के शिक्षकों को नियुक्ति हमें न देना पड़े या नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि बीएड की वैधता को पहले ही देवेश शर्मा के मामले में रिजेक्ट कर दिया गया है। इसलिए कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो फैसला दिया उस पर चर्चा की कि एनसीटी की अधिसूचना के अकॉर्डिंग आरटी एक्ट के विरुद्ध कर दिया था बीएड को प्राथमिक में और प्राथमिक स्तर के लिए डीएलएड को ही उपयुक्त माना जाएगा। ठीक, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन किया, उसका जिक्र उन्होंने अपने एफिडेविट में किया है कि 11 अगस्त 23 से पहले नियमित रूप से, मतलब यह है कि भाई ठीक है बीएड को नहीं दिया जा सकता क्योंकि जजमेंट प्रभावी है। अब एक बड़ा प्रश्न यह है कि एक ही भर्ती एक ही विज्ञापन, उसी विज्ञापन के आधार पर एक योग्यता रखने वाला कोई एक अभ्यर्थी नियुक्त हो रहा है, दूसरा कैसे नियुक्त नहीं होगा? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इसलिए ये सरकार ने अपना ओपिनियन दिया है, एक प्रकार से ये सरकार का फाइनल जजमेंट नहीं है। ठीक, ये सरकार ने कहा अब इस पर कोर्ट क्या कहती है, बीएड शिक्षक या बीएड के अभ्यर्थी जो कोर्ट में रहेंगे आगे आने वाली सुनवाई में, वे अपना पक्ष रखेंगे। ठीक, मजबूती से पक्ष रखना होगा। कहने का मतलब यह है कि बीएड को लेकर सरकार ये भी कह सकती थी कि हमारे चूंकि ये विज्ञापन पहले से है और इसमें जजमेंट जो दिया गया है उसमें बीएड को पात्र बताया गया है और उस समय नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं था, इसलिए बीएड को प्राथमिक में रखा जाना चाहिए। ये कहने के बजाय ये कह देना कि देवेश शर्मा का जजमेंट प्रभावी हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ से बीएड शिक्षकों के फेवर में नहीं बल्कि अगेंस्ट चीजें हो गई। ठीक, यहाँ पर ये भी हो सकती थी जो मैंने अभी बात कही। तो अब ओवरऑल स्थिति यह है कि बीटीसी और डीएलएड एवं प्राथमिक स्तर के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, बीएड धारक अभ्यर्थियों को भले ही वे नई मेरिट सूची में शामिल हो, नियुक्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि वे देवेश शर्मा निर्णय के अनुसार अयोग्य हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं ये बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये फैसला सरकार का है। अभी इसका जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कि कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, बहस होगी, दोनों पक्ष अपना जो भी ओपिनियन है, अपनी राय है वो रखेंगे, कोर्ट में चीजें होंगी, उसके बाद ये हो सकता है। ठीक है, या नहीं हो सकता है। तो अभी आप किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचेगा, ये सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया है उसको हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य ने यह भी कहा है कि वह माननीय न्यायालय के आगे के निर्देशों का पूर्ण पालन करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो विभिन्न न्यायिक आदेशों के कारण अब यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 9510 अतिरिक्त अभ्यर्थी मेरिट में आए, जिसमें से आपका आंसर की वाला मैटर है और ये नई लिस्ट वाला है। लेकिन देवेश शर्मा का जजमेंट के कारण बीएड को नियुक्ति देंगे नहीं, तो बचे फिर इसमें से बीटीसी और डीएलएड।
अब जो डाटा हमने ऊपर आपको बताया उसमें से B8 की संख्या अगर घटा दें तो फिर ये देखिए घटकर कितना चला जाएगा, आप स्वयं गिनने और जोड़ लें। तो ओवरऑल यही एफिडेविट है और यही आपका ओपिनियन है जो गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, तो आगे इस पर क्या हो सकता है, आगे हम आने वाले समय में और बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमें आपको जानकारी यही देनी थी एफिडेविट के बारे में। बाकी आप महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।